दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद है कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब। ये बता रहे थे कि जो ऑपरेशन बनियाल मसरूर में जो पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई उसकी क्या तफसीलात है और इंडिया को इसका कितना नुकसान पहुंचा। मैंने सवाल पहले की जवाब दिया था कि हमने जो जिस रिजॉल्व से हिट किया है एक्चुअली उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पंच बता रहे थे आप, पंच में ये कह रहा था कि S-400 हमने जब हिट किया है तो वो उससे हिंदुस्तान की उमूमी तौर पर लोगों का और ख़ास तौर पर एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस सेटर हो गया कि जो वेपन ने बचाना था, जिस वेपन ने पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तानी हमलों से, वो खुद टारगेट बन गया। रशियन मेड वर्ल्ड फेमस S-400 पाकिस्तानी देखिए इस वक्त तो हम नहीं बता पा रहे और बताना नहीं चाह रहे कि भाई कौन सा वेपन हमने यूज़ किया। इस वक्त तो एट दी एंड रिजल्ट है कि हमने रिजल्ट क्रिएट किया। हमने अपना वो जो मोदी साहब गए वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, वो टावर खड़े हुए हैं जी S-400 के, बिल्कुल खड़े गए हैं। जी बिल्कुल खड़े हैं। मैं बता देता हूँ उसका जवाब। हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर, मैंने अपने सोर्स से कंफर्म किया, हिंदुस्तानी बंदे पूछे कि आप 30 गए भी हैं कि नहीं गए? नहीं, आप पूछे चौथे दिन क्यों गए हैं। अच्छा, वो चौथे दिन इसलिए गए हैं कि वो बैटरियां कहीं और से मंगाई गई हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा। वो अगले दिन जाना चाहते थे तो उन्होंने कहा जी वो तो तबाह हुआ है, आपको क्या दिखाएं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चले हम, वो मोबाइल बैटरी है, ट्रक है बेसिकली, तो ट्रक के 2 दिन में जिधर से मर्जी मंगा ले पूरे हिंदुस्तान से। ठीक, यानी उनके पास जो 5 है उनमें से एक डिस्ट्रॉय किया। उनमें हमने देखे सारों को तबाह भी नहीं करा था। 2 वैसे भी चाइना के अगेंस्ट उन्होंने लगाए हुए थे, 3 हमारी तरफ लगाए हुए थे। जो आदमपुर का है उसको हमने 2 दफा हमला किया है। जो भुज है, भुज है तकरीबन समंदर के पास, कराची के ऑपोजिट है जी, गुजरात स्टेट में, उधर हमने तबाह किया सिंगल अटैक, और आदमपुर पे 2 अटैक किए। अब हमने मैसेज, हमने ये नहीं था मकसद के सब तबाह कर दें, हमने कहा था ये पहुंच है, हमारा मुक्का यहाँ तक है, कैलिब्रेट करके एग्जैक्टली। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कंफर्म अभी मीडिया बता देगा। वो कल देख रहा था इमेजेस उसकी कि उसमें कहीं हमें वो रडार नजर नहीं आ रहा, वो टावर तो नजर आ रहे हैं लेकिन वो जो टिपिकल, जो अगर मैं नेट से उसकी तस्वीरें निकालूं, उसकी असेंबली है पूरी, मतलब ये जो टैंक्स हैं, सिलेंडर है जो, और उसके अलावा उसके अंदर जो एक वो मिसिंग था, तो क्या उनके पास अवेलेबल नहीं है? वो एयर मार्शल औरंगजेब ने यही कहा था उससे। उन्होंने कहा था कि मिसाइल्स को हिट करना हमारा टारगेट नहीं था, हमने उसको चीज बोर्ड को, विच इज समझे रेडार को, रेडार है जो आंखें हैं 400 किलोमीटर देखती हैं। मिसाइल तो तब फायर करेगा जब रेडार देखेगा, तो अगर दिखेगा नहीं तो मिसाइल तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, डमी है। ये इतना प्रिसाइज था और एक्यूरेट था कि उन 3-4 जो इंस्टॉलेशन थी उनमें से एक को हिट किया। हमने रेडार को हिट किया ताकि आंखें, जी बिल्कुल आंखें हैं, आपके पास पिस्तौल हो तो मैं आपके हाथ में पिस्तौल रहने देता हूँ, खुदा ना खास्ता आंखें आपको ब्लॉक कर देता हूँ, तो फिर क्या फायरिंग करेंगे आप। तो ये हमने किया। हम पिस्तौल को हिट नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि हम जिस आंखों से वो देख रहा है हमें 400 किलोमीटर, उसको डिनाई करना था हमने, वो अल्हम्दुलिल्लाह किया हमने। सही। तो जो पाकिस्तानी जहाज जो है वो इंडिया पे जब हमला करके आए तो वो आप उसका सिनेरियो बताएं कि उनकी तरफ से कोई डिफेंस नहीं हुआ कि मतलब हम उनका कॉम्बैट करके आए वहां से? आप उस मिशन का पूछ रहे हैं या ये जो 10 तारीख गुजरात एयरपोर्ट पे हमारे जो पायलट्स गए और वो JF-17 आई थिंक या जो भी जी, तो वो वहां पे वो बम गिरा के आए तो उनको रेजिस्टेंस नहीं, देखिए रेजिस्टेंस का नहीं होता। बात ये हो रही है इस वक्त कि हमने मेक श्योर करना है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हमने जैमर्स यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूज करें, साइबर कमांड यूज करें, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी यूज करें। हमने उनका रिस्पांस ही समझ लिया, हमने उनकी रिस्पांस को ऑफ कर दिया। देखिए रिस्पांस को ऑफ कर दिया। अब जिस तरह भी किया, आपको डिनाई कर दिया कि इससे पहले आप होश आए हमारे मिसाइल आप पर लैंड कर रहे हैं। जो दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं, आप हैरान होंगे कि मेरे पास वेपन्स की लिस्ट आई, जब अगले दिन मुझे सारे वेपन्स की तफसील पता लगी, कौन से बॉम्ब किधर किधर मारे गए हैं। मैंने बैठ के कैलकुलेट किया, क्योंकि मैंने 1965 की जो जंग थी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अपनी, और मैंने वर्क किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कितने बॉम्ब फेंके। तो आपको बताते मुझे शायद आप हैरान हो कि ये जो टनेज हमने, बॉम्ब्स की टनेज की बात करो, वजन की बात करो, जितने टन बॉम्ब हमने 4.5 घंटे में हिंदुस्तान पर फेंके हैं पूरी 1965 से ज्यादा। वो 17 दिन जंग हुई थी। यानी समझ ले कि हमने उनसे पैसे का बदला ले लिया। बदले के अलावा मैं आपको रियलाइज ये कराना चाह रहा हूं कि पूरे जितने 17 दिन तक जितने हम बमबारी करते रहे, हमने 4.5 घंटे में इतनी की है। इस वजह से घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं। उनकी जो चीखें निकली हैं वो इस वजह से निकली हैं कि इतनी ज्यादा पीटिंग। अभी आपको लगता है सीज फायर रहेगी? अभी तो देखिए
बज़ाहिर है बहुत बड़ा मुल्क है, पीछे जितना मीडिया अब शोर कर रहा है, न्यूट्रल मीडिया उठ के आ गया है। आम 1.4 बिलियन जो एक आबादी है उनकी 140 करोड़ मीडिया आप एक्सपोज कर रहे हैं। मीडिया नहीं, लोग शोर कर रहे हैं कि क्या किया फिर हमने, टेक होम क्या है हमारा इस पूरे जंग के अंदर, पाकिस्तान को किधर सजा हुई। आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें, सारी दुनिया कह रही है पाकिस्तान ने बहुत ब्लो पंच मारा है, तो वो उनके लिए तो डबल एम्बेरसमेंट हुई है। करेंगे जरूर वो कुछ ना कुछ, चाहे देखें वो प्रॉक्सी भी कर सकते हैं, वो जाफर ट्रेन जैसी हरकतें करते रहेंगे, वो जो उनसे बन पड़ेगा, जो उनके बन पड़ेगा। और आपके व्यूअर के हमने बड़ी सीरियस बातें की, मैं लाइटर नोट पे बता दूं, वो कह रहे हैं कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया, सस्पेंड किया। अच्छा, सस्पेंड की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, मैं लाइटर नोट पे कह रहा था क्योंकि सीरियस बातें हम इतनी देर से कर रहे हैं। सस्पेंड किया है, 4 मुख्तलिफ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने अप्लाई किया है उनके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कि ये नाम मेरा हो गया, नो ये मुझे अलॉट कर दिया जाए, ये नाम जो है। तो इंडियन तो मूवीज बनाते हैं और उन्हें लगा शायद मूवीज में तो मैं पाकिस्तान को पोर्ट्रे करते वही होगा। तो मैं ये इसलिए मैंने कहा बड़ी सीरियस बातें होगी। अब ऑपरेशन सिंदूर जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बॉलीवुड में कंटिन्यू रहेगा, वहां बनाई, और उसमें फिर वो जिता देंगे, जाहिर है फिर मेडल दे देंगे, वो कर सकते हैं, वो उनका अपना बहुत बड़ा मुल्क है, मेडल सस्ते से आ जाते हैं। अच्छा, वो तो पहले भी अभिनंदन को उसको भी वापस किया, उसको भी मेडल दिया, मतलब हाइट ऑफ दिखाई आप देखें कि अगर एक बंदा आपका जहाज लेके गया, वो जहाज गिर गया और वियना कन्वेंशन के तहत हमने उनको रिटर्न कर दिया, तो असूली तौर पर तो उसको सैक कर देना चाहिए कि भाई तुम निकम्मे पायलट हो, तुमसे जहाज नहीं संभाला गया, आज यू गो बैक, चले जाते, या फिर उधर किया तो फाइट करते, उनके मार आते जी, मेडल समझ आती भी, चलो ठीक है फाइट हुआ, मेडल ले सकते, अभिनंदन को भी सेलिब्रेट करते हैं ऐसे फीट को में। अच्छा, अब ये जो हम सुनते हैं सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, इनमें क्या मतलब आम आदमी को समझने के लिए कि क्या डिफरेंस होता है या स्पीड कितनी तेज होती है? ये आम तौर पे जिसको हाइपरसोनिक कहते हैं वो स्पीड की रफ्तार से 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ता है अब आप आवाज की। और जो ज़ाहिर है व्यूअर्स आपके ये नहीं जानते होंगे कि आवाज़ की स्पीड कितनी होती है, वो होती है तकरीबन 1100 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, 1100 अप्रोक्सीमेट 1125 के करीब पर आवर, कराची जाएं 1 आवर में। अच्छा, इस स्पीड के ऊपर अब आप उसको 4 से ज़रब दे लें तो कितनी स्पीड पे जाएगा वो मिसाइल जाएगा। तो वो इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। और ज़ाहिर है हर इस तरह के मिसाइल जो हाइपरसोनिक होते हैं उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, वो एंटी जैमिंग करते हैं, वो सप्रेस करते हैं डिफेंस को। आप फायर करना चाहते हैं तो वो आपको काउंटर करेंगे, नहीं करने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास अब बहुत बड़ी कैपेसिटी है सुपरसोनिक होंगे जी, इंशाल्लाह होने चाहिए, क्योंकि बैटल टेस्टेड जहाज है। अब चाइना को J-10 के मिलेंगे, क्योंकि राफेल के मुकाबले में जो हो गया हमने PL-15 के मिलेंगे जो मिसाइल हमने चलाए हैं जो गिराने के लिए, और JF-17 थंडर इंशाल्लाह ताला पहले भी हमने 3-4 मुल्कों को बेचा है। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और 5-6 मुल्क एवेल्यूएट कर रहे थे ऑलरेडी एवेल्यूएट। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओवर द ईयर इस वक्त मैं बता सकता हूँ कि 200 हमारे पाक फिजाइया में इस वक्त है ऑपरेशनल JF-17। अब इसके बाद लोग कहते हैं जी चले ये तो फेल हो गया 4.5 जनरेशन, तो 5th जनरेशन में ऐसा क्या है जो जहाज होते हैं? 5th जनरेशन अमेरिका के पास है इस वक्त, रशिया के पास है और चाइना के पास है। ये 3 मुल्क हैं। एक तुर्की कोशिश कर रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि बताने की कि क्या होता है। तुर्की कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट बारी आई तो पाकिस्तान होगा 5वां मुल्क। हम भी इसमें लगे हुए हैं कि हम भी करें। नहीं कर कोई भी नहीं रहा, हम में से कोई नहीं, तुर्की भी नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे। ये 3 मुल्क जो मैंने अर्ज किया ना कि अमेरिका, चाइना और रशिया, ये कर रहे हैं, हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम रिसर्च कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट स्टेज पे है, जब भी हुआ तो हो जाएगा। अब ये 4.5 जनरेशन होता और 5 जनरेशन होता क्या? फ़र्क ये होता है कि इसमें रेडार बहुत स्ट्रांग होता है। 4.5 जो J-10 को क्यों है, इसका बहुत सुपीरियर रेडार है, मिसाइल फायरिंग इसकी। जो एक सादा लफ्ज़ों में मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको व्यूअर्स को मैं कंफ्यूज ना करूँ। जो 5th जनरेशन होता है उसमें स्टेल्थ फीचर, वो स्टेल्थ होता है, वो स्टेल्थ होता है। वो स्टेल्थ का मतलब है कि वो आम जो रेडार आज तक इजाद हुए हैं उनमें नज़र नहीं आता। ये बहुत खतरनाक, ये नहीं दुश्मन के लिए हो सकता है कि आपको नजर ही ना आए, आप पिक नहीं करे जहाज के आपके सर पे पहुंच जाए। तो 5th जनरेशन की सबसे बड़ी क्राइटेरिया आमतौर पे होता है कि वो स्टेल्थ होता है। यानी वो अब तक की जितनी टेक्नोलॉजी है रडार्स की उनसे ऊपर है और वो उनकी रेंज में नहीं आता, इसलिए वो अपने जो भी उसकी मंजिल है उसकी तरफ उसको कोई रोक नहीं सकता। सही है। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें अल्लाह करे कि इसमें कामयाब हो जाए। अगर हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकल एज हो तो यकीनन दुश्मन को भी जो है वो सबक मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अब
एम्बैरेसमेंट तो चले इंडिया को अब है ही, तो पॉलिटिकली हमने कितना इसमें गेन किया कि हम पहले जिसे हम दहशतगर्दी के अलावा हमारी बात होती कोई नहीं थी, अब क्या हम अपनी पोजीशन बेहतर कर लिए इस सिचुएशन के बाद? मेरा ख्याल है जो 11 तारीख को पंच किया गया ना, जो हमने आखिरी पाक फ़ज़ाई ने हिट किया बड़ा हैवी पंच के साथ, उससे हमारी रेलेवेंस रिस्टोर हुई है। हमारी काफ़ी हद तक लॉस थी, क्योंकि इंडिया इस कहता था कि पाकिस्तान के पास है क्या, ये तो कल डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, मिलिट्री भी नहीं है फिर। अब हमारी नेगोशिएशन टेबल पे बहुत अच्छी पोजीशन होगी। अच्छा, उन्होंने जोर भी बहुत लगा कि आईएमएफ की तरफ से हमें वो जो पैकेज है वो ना आज उसकी वो एग्जैक्टली तो उन्होंने वहां पे भी जोर लगाया। वो हर जगह जोर लगाएंगे, लेकिन दुनिया ने अब मान लिया है कि हमारा जो रेलेवेंस है दुनिया में वो बेहतर हुई है। हम जो कश्मीर के मसले पे शोर करते हैं, इसका मतलब है अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना नहीं काफ़ी है कि मैं बात करूंगा। दोबारा से बिल्कुल कश्मीर जो है वो फ्लैश हो गया, ये भी कोई तनाज़े है। Exactly. और इसी तनाज़े की वजह से, जबकि हमेशा से इंडिया तो ये राग लाता रहा है कि दहशतगर्दी हो रही, लेकिन हमारा पॉइंट अब ये था कि दहशतगर्दी अगर है आपके यहाँ तो वो क्यों है? वो आपकी कश्मीर की वजह से। वहाँ पे जो हुर्रियत के लोग, मतलब आजादी की जो जंग लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे भी नहीं, वो आपके और स्टेट्स में भी है। बिल्कुल। तो अगर आप कश्मीर को समझते हैं तो फिर वो जाहिर है कि उसकी रेजिस्टेंस भी है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि हमारे पास मतलब इन अ सेंस की टेक्नोलॉजिकल एज है, हमने जो रूटीन कन्वेंशनल वार कह रहे हैं उसकी भी हमारी तैयारी इक्वली है, उसकी भी हमारी तैयारी इक्वली है। नहीं, ये कन्वेंशन सुकून से सो जाए, ये तो एयर कन्वेंशन नहीं, ये तो एयरफोर्स है। देखिए, मतलब हमें हिंदुस्तान कहता है कि जी बड़ा इररिस्पॉन्सिबल हो, और ये जल्दी से शायद जज्बाती लोग हैं, न्यूक्लियर बटन पे चले जाते हैं। तो ये जो हमने कॉम्बैट लड़ी है, जंग लड़ी है, इसमें हमने ये साबित किया है कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। हम न्यूक्लियर से बहुत दूर हैं, अभी हमने बटन पे हाथ नहीं रखा हुआ, हमारे पास कन्वेंशनली पावर वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, कोई असास जगहों पे उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। देखिए, हम दुनिया को उन्होंने कंसर्न रेज करना है इस एरिया में, लोगों को ये कहना है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, हमने ऐसी जगहों पे मारा है। जी हाँ, मुझे कोई कह रहा था न्यूक्लियर रेडिएशन हो गई है, तो हमने सड़क पे तो नहीं ना न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे, हमने मार दिया। बहुत ज़्यादा फेक है वो, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ज़ाहिर है इस वक्त उनको कुछ नहीं समझ आ रही सिवाय एक प्रोपेगेंडे। कोई उनके हाथ में वेपन तो फायर नहीं कर सकते, उनको पता है कि बहुत रिटेलिएशन आई थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कश्मीर का मसला कह दिया, वो भी एक इतनी बड़ी पावर इन्वॉल्व हो गई है। अब क्या करें, लोगों को कुछ तो कहना है कि यार, अब वो वही वाली बात मैं जो पहले कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बॉलीवुड में कंटिन्यू रहे, वहाँ जीत जाएं, वहाँ पे मेडल भी दें। डिप्रेशन की इंतहा देखें कि वो जो थे मीडिया पे आके ब्रीफिंग देती थी फीमेल्स, तो उनके खिलाफ भी जो है ना वो एमपी है उनके, वो यानी हर उनको ये कराची बेकरी नजर आई, उस पे उन्होंने हमला किया। यानी इतनी इंतहा पसंदाना उनकी सोच है, और हम पे वो इल्जाम उनके पास ज़ाहिर है जब ना हो तो फिर आप यही करते हैं ना कि आप कोई ना कोई रिफ्यूज, आपने कुछ ना कुछ शो तो ऑफ तो करना है ना। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया इतना ओपन हो गया हुआ है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है आजकल। पुराना ज़माना चला गया कि एक टीवी लगा हुआ है, उस पर जो आ रहा है आपने मान लेना है क्योंकि टीवी पे आ रहा है। अब चैनल एक नहीं है, सैकड़ों चैनल है। अब हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, चले फैसिलिटी अपनी डिफेंस प्रोडक्शन की है, लेकिन वो रशिया को जलील करा बैठा है, फ्रेंच को जलील करा बैठा है, और इसराइल को जलील करा। अब कहाँ से परचेज करें? नहीं, एक और मुल्क है जिसको उसने अफसोस लगाया, वो चौथे का जिक्र नहीं कर रहे लोग, मैं उसका बता देता हूँ। मैं 1 साल तुर्की में रहा हूँ, मैं एक वॉर कोर्स किया हुआ है, टर्किश लैंग्वेज भी मुझे आती है, तो उनको भी एम्बेरस किया। अब आप हैरान होंगे कि तुर्की कहाँ से बीच में आ गया। तुर्की ऐसे बीच में आ गया कि तुर्की ने कुछ अरसा पहले अमेरिका से 5th जनरेशन का F-35 द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड का ऑर्डर किया। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होनी थी, तो तुर्की ने कहा कि हमने S-400 भी खरीदना है साथ ही, जो रशिया से है। अमेरिका को नाराज हुआ, अमेरिका ने कहा कि नहीं, दोनों में से एक ले लो, अगर तुमने हमारा लेना है तो फिर वो ना लो, अगर वो लेते हो तो फिर हम F-35 नहीं देंगे। तो तुर्क ब्रदर ने कहा कि नहीं, फिर हम F-35 नहीं लेते, तो उन्हें S-400 ले लिया। तो मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को भी परेशान किया अच्छा, वो जो बख्शी पागल हुआ, वो तो कह रहा हम जी उसको भी उड़ा देंगे। वो मैं वही कर रहा हूँ ना कि वो तुर्क भी परेशान हो गए, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो वो भी हैरान हो गए कि यार हमने फिर ये सौदा क्यों कर लिया। मैं पहले वेट कर रहा था कि हम अजरबैजान से हमें मैसेज आया, सऊदी से भी उनके सफीर आए, तुर्किया के भी वो उन्होंने बड़ी फुल सपोर्ट दी, और फिजिकली भी वो चीजें, चाइना भी। अच्छा, इंडिया का कोई ऐसा मुझे नहीं मिला, हो सकता है आपके लम्हा हो कि कोई मुल्क उनके साथ ऐसे खड़ा हो जैसे हमारे साथ तुर्की खड़ा है। देखिए, एक बात याद रखें कि ये अल्लाह ताला ने हमारी हेल्प भी की है, हमने कोई ज़्यादा कमाल नहीं किया।
बेशक। और मदद कैसे की है? वो ऐसे मदद की है कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हिंदुस्तान एज अ स्टेट दहशतगर्दी जी, कर रहा है जी, हमारे बिल्कुल, मुल्क में। ट्रूडो ने बिल्कुल ट्रूडो ने clear किया। कहा, बिल्कुल। अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे मुल्क में सिखों को मरवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, और ये वहां पे ब्लैकलिस्ट भी रहा है मोदी। वो भी रहा है, वो बिल्कुल, वो एक अमेरिका। वो तो पहले रहा है। तो अब जो किया लेटेस्ट, तो पहले से ही हमारी फेवर में एनवायरनमेंट बना हुआ था, जिसके अंदर अमेरिका और कनाडा जैसी अगर दो बड़े मुल्क रियलाइज करें कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो फिर एक इंप्रेशन नेगेटिव चला गया हुआ था। अब वो इंडिया की पोजीशन नहीं रही थी कि मैं कहूंगा दुनिया मानेगी, भागे भागे आएंगे, पाकिस्तान को सब डांटना शुरू कर देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ प्रॉक्सी वार करता रहा इंडिया, कुलभूषण को भी पकड़ा गया, फिर ये जाफर एक्सप्रेस या रेलेवेंट जो भी, हम क्या अपना केस बिल्ट नहीं कर सके पहले इस तरह से कि जो दुनिया वो हमारी बात भी सुने? देखें, इसमें यहाँ कहाँ पे हम मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। जितनी जल्दी क्लैरिटी कर लेंगे उतना ही अच्छा। दोस्ती एक होती है मुल्कों के दरमियान, वो होती है नेशनल इंटरेस्ट। ठीक। मेरी नेशनल इंटरेस्ट आपके साथ है तो आप मेरे दोस्त हैं, मेरी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, आप मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जो मर्जी हैं आप, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। आपने देख नहीं लिया मुसलमान वालों को कहा कैसे इजराइल में और इंडिया में क्या कॉमन है? कल्चर कॉमन है, लैंग्वेज कॉमन है, मजहब कॉमन है, पाकिस्तान कॉमन है, पाकिस्तान को नेशनल इंटरेस्ट कॉमन जो है। है वो नुकसान बस आपने जवाब दे दिया। कॉमन तो है। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जब आपका कन्वर्ज होता है तो आप करीब आते हैं। हिंदुस्तान का अभी भी क्यों नहीं हमारे खुल के हमारा साथ देते, तुर्की और उज्बेकिस्तान के अलावा कोई लोग ज़्यादा, या चाइना के अलावा क्यों नहीं साथ देते? वो समझते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है ज़्यादा इंडिया के साथ है, इकोनॉमी की वजह से, ट्रेड की वजह से, बिजनेस की वजह से, ह्यूमन स्किल की वजह से, बड़ी पावर होने की वजह से। तो हम पाकिस्तान के बदले में इतने बड़े मुल्क को नाराज़ क्यों करें? क्यों नहीं खुल के कह रहे कि भाई सबूत दो, बात खत्म, आगे चलो? सिंपल सी बात, सिंपल है ना? तो नहीं कोई कह रहा ना, मुल्क चुप है ना, सारे चुप है। हमारी बड़ी अचीवमेंट है कि चुप है, चलो ठीक है, हम इसी पे खुश हैं। कल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि टेबल पे बिठाएंगे, टेबल बिठाएंगे और खाना आग लगी खिलाएंगे। हुई है। एग्जैक्टली। तो इस वक्त ये देखना है कि वो रेलेवेंस हमारी जितनी हम रखेंगे, तरक्की करें हम लोग खुद, IMF पे सेलिब्रेट ना करें, हम उससे आगे निकले। वो 660 बिलियन की इकोनॉमी है और हम 2 बिलियन को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे कि शुक्र है कर्जा आ गया। तो ये इससे निकलना है। सही। मुल्क किस तरह चलते हैं, ये टेम्पररी हर दफा फौज तो नहीं करेगी यूनाइट आपको, हर दफा फौज यूनाइट करेगी कि हम लड़ाई करेंगे आपको यूनाइट कर देंगे। यूनाइट होना है हमने खुद, यूनाइट होना है हमने तरक्की से, यूनाइट होना है इन सब बच्चों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी दे के, फेयरनेस दे के, सबको एजुकेशन बराबर की दे के, उस तरफ लेके जाएंगे। फिर कोई बीच में नहीं घुसेगा। दुश्मन कब आपके अंदर घुसता है? तब घुसता है जब आपके अंदर क्रैक हो। रिश्तेदारों में देख लें, घर में लड़ाई होगी तो रिश्तेदार घुस के आपकी आपस में लड़ाइयां और करा देंगे। जब उनको पता हो कि एक फैमिली ऐसे है तो कोई नहीं घुसता। तो मुल्कों में नहीं ऐसा होता। जब लोगों को ये पता लगेगा दुश्मन को कि इतने यूनाइटेड है, अब यूनाइटेड अल्लाह ताला ने हमें किया जी जी, बेशक। और मोदी ने आपने किया। दो ही एक एक्नॉलेजमेंट बनती है ना, अल्लाह के बाद मोदी है जिसने हमें कहा कि यार इकट्ठे हो जाओ बस। तो अब हर दफा हमने मोदी को बीच में लाना है, ये अल्लाह में पे छोड़ना है? हमें खुद इकट्ठे होना है, हमें यूनिटी करनी है। सही, सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब। आज के प्रोग्राम में हमने तफसीलन जिक्र किया उन मुहर्रकात का, उन वाक़यात का जो कि 22 अप्रैल पहलगाम वाक़े के बाद से इंडिया की तरफ से मुसलसल जहरियत का पैगाम जो है वो मिलता रहा और अफवाज पाकिस्तान, पाक फ़िज़ाइया भरपूर तैयारी के साथ मौजूद थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक ऐसा दुश्मन, नादान दुश्मन है जिसका वो सामना कर रहे हैं और किसी वक्त भी ऐसी नादानी करेगा जिसका उनको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और हमने देखा कि जो 10 मई में बयानुल महसूस जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसने इंडिया के परखच्चे उड़ा दिए और वो शायद सोच भी नहीं सकता था कि हम इंडिया के ऊपर अटैक हो सकता है, जबकि उनके पास लेटेस्ट जो है वो वेपनरी थी और उनकी वर्किंग थी। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के शहीनों ने ज़बरदस्त जो है वो पिटाई की और इंडिया की इतनी पिटाई हुई कि वो चंद घंटों में 4 या 5 घंटों के दौरान जो एक कार्रवाई हुई है उसमें साइबर अटैक हुए हैं उनके और जैमिंग हुई है उनकी और S-400 तबाह हुआ है उनके बेसिस पे जाके पाकिस्तानी शहीनों ने जो हमला किया है। तो वो जो हमले की वो ताब ना ला सके और समझे वो तकरीबन अपने आप को जो है वो इस पोजीशन में ले आए कि उनको मजबूरन सीज़ फायर की कॉल अमेरिका की तरफ से करवानी पड़ी कि आए बैठते हैं कुछ बात करते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन हुआ कि जब अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जो है वो कार्रवाई की गई और इंडिया को कोई मौका ना मिला
कि इस जो जवाबी कार्रवाई है उसको रोक सके और इसी तरह से हमारे जो एक खित्ते में जो डिटरेंस लेवल था वो बेहतर हुआ और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी जो सुपीरियरिटी है वो कायम हुई और इंडिया को भी पता चला कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात हैं वो हमारे अंदरूनी हैं, लेकिन जब कौम को कोई ललकारेगा तो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी और जो है वो इंडिया को लगा शायद कि मस्जिद और मदरसों पे जो है हमले करके और एक जवाज़ बनाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना केस जो है वो जीतेंगे। कतई तौर पर इसने पूरी दुनिया ने इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर उसका रिस्पांस दिया और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को फ़तह नसीब हुई। और इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो जितने भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं या फाइटर पायलट्स हैं जितने भी हैं वो एक मुसलसल जहद के तहत यहाँ तक पहुँचे। ये कोई रातों रात का अमल नहीं है कि अगर इंडिया ने तैयारी की है हमले की और हम जो है वो उसकी हमले की तैयारी करें, ऐसा नहीं। वो शब और रोज़ इस खोज में रहते हैं कि अपने आप को बेहतर कैसे करना है, अपने आप का दिफा कैसे करना है, अगर दुश्मन कोई किसी किस्म की जो है हरकत करे तो उसको मुँह तोड़ जवाब कैसे देना है। मुदस्सिर अलवी आपसे इजाज़त चाहेगा, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।